नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्या जियोपॉलिटिक्स हो रही है और उससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम जो लेसन लेंगे वो कुछ ऐसा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम से हम क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो हर्डल्स आई थी उनको हम टैकल कर सकें इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। ठीक है, तो जानते हैं इसको, पूरे आर्टिकल को। अच्छा आर्टिकल है, सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है ये। तो आज के समय में जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो बताया जा रहा है कि वो मेनली फोकस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोई ज़माने में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बोलो दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों? देखो, बात ऐसी है कि अगर हम न्यूक्लियर हिस्ट्री को उठा के देखें ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आज के समय में देखें, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर की आप जो कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान की दो बड़ी सिटीज़ हैं, उन पे यूएसए के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब डाले गए, तो उस टाइम से लेकर अभी तक एटॉमिक जो एनर्जी है, या फिर अब एनर्जी की बजाय कहो एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जोर कहीं ना कहीं बना रहा, और यही एक शुरुआत हो गई न्यूक्लियर एज की। बोला इसी तरीके से आज के समय में एआई की बात करें तो एआई भी एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा खतरनाक। कैसे? न्यूक्लियर वेपन तो चलो ठीक है कि आप अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद करना चाह रहे हो, हराना चाह रहे हो, तो उसमें तो क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप केवल अटैक करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक डेटरेंस बनाना चाह रहे हो कि हाँ जी, हमारे ऊपर अटैक करने से पहले आप बहुत बार सोचो। अब एआई की बात करें ना, ये तो कहीं ना कहीं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज है बॉस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलाम भी बना सकती है। आप देखो, एआई का इकोनॉमी पर असर है कि नहीं? देखो, जॉब क्रिएशन के अंदर जो लोग एआई में काम कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं, जॉब ले पा रहे हैं, अच्छी खासी इनकम बना पा रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अनस्किल्ड या लो स्किल्ड इंडिविजुअल्स, उनको बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके बदले में, मैं अभी बताता हूँ, पोलैंड की एक कंपनी ने, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसकी पोलैंड बेस्ड कंपनी है, पॉलिश कंपनी है, उस कंपनी ने अपने सीईओ के तौर पे एक एआई बेस्ड टूल, वो एआई बेस्ड रोबोट है, उसको सीईओ बना दिया अपनी कंपनी का, जो कि 24/7 काम कर रहा है। अब आप सोचो कि सीईओ की नौकरी गई और वो 24/7 काम कर रहा है, इसका मतलब कितना ज़्यादा काम वो कर सकता है वो पर्टिकुलर रोबोट। ऐसे में इस तरीके से अगर सीईओ लेवल की जॉब्स निकलती गई हाथ से, तो आप सोचो फिर बेरोजगारी कितनी आएगी। इकोनॉमी का एक छोटा सा सेगमेंट बताया, बाकी और भी प्लस माइनस सारे हो सकते हैं। सोसाइटी पर इसका असर देखो। अभी कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उसमें वो बोल रहे थे, बोले कि मेरे को एक महिलाओं का एक गरबा खेलते हुए एक ग्रुप के अंदर मेरे को एंट्री दिला दी। बोला वहाँ पे वो हंस रहे थे एक्चुअल में ये बात कह के कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर ये वाकई में बहुत चिंताजनक बात है कि कहीं ना कहीं आप देखो कि एआई का यूज करके समाज में क्या मैसेज दिए जा सकते हैं, किस तरीके से पोर्नोग्राफी की जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा एक्सटेंशन मिल सकता है, लोगों को डिफेम किया जा सकता है। तो ये सोसाइटी के ऊपर असर है। और पॉलिटी का तो हाल ही खराब है कि आप किस तरीके से इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे जहां पर मशीनें स्मार्टली काम कर रही हैं। तो बोले इस तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज है ये एआई। न्यूक्लियर वेपन तो केवल एक लड़ाई के टाइम पे काम आने वाली चीज़ थी, तो बोले इससे ज़्यादा खतरा और क्या हो सकता है। बोला अभी तक के जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं उसमें न्यूक्लियर रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया, या फिर हम कह सकते हैं उसका असर जो है वो दुनिया पर बहुत बड़े स्केल पे पड़ा। तो क्यों ना हम उससे लर्न करके हमारी एआई से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको टैकल करें। तो ये है मेन मुद्दा। चैलेंज क्या क्या है एआई में? सबसे पहली चीज़, इसको मैनेज करना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज को आप डिप्लॉय कर रहे हो अपनी जियोपॉलिटिकल राइवलरी में। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस और चाइना। यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एआई को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा देखा जाए तो जो बड़ी पावर्स हैं वो उलझ करके लड़ाई कर सकती हैं, है ना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसी फायरवॉल बनाई जाए। फायरवॉल का मतलब एक ऐसी बैरियर बनाया जाए जहाँ पर एआई का यूज़ और अब्यूज़ दोनों के बीच में एक क्लैरिटी रहे। फिर नरेंद्र मोदी जी ने उस स्पीच में क्या बोला था, उस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के जिसमें उनको गरबा करते हुए दिखाया गया था, कि बोले नीचे दिखा दिया जाए भाई डीप फेक है ये, इस तरीके से अगर दिखा दिया जाए तो आप आराम से बोले इसको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करो, पर आप कम से कम मिसगाइड तो नहीं करोगे ना व्यूअर को। तो ये चीज कहीं ना कहीं आनी जरूरी है, पर ये कब आएगी, जब एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनेगी, सहमति बनेगी। न्यूक्लियर एज में कहाँ एक तो बैन की डिमांड हो रही थी, कहाँ मिलिट्री यूसेज को रोकने की कोशिश की जा रही है, वही चीज़ आज के टाइम पे एआई को रोकने की या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो बोले यहाँ पर आप देखो कि कैसे एआई जो है वो न्यूक्लियर एज का या न्यूक्लियर रेवोल्यूशन का जो प्रोसेस था उसके साथ में आपको मैच होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, न्यूक्लियर एरा की बात करें तो वहाँ पर तो आर्म्स कंट्रोल के लिए कई एग्रीमेंट्स हुए थे। जैसे कि कोल्ड वॉर की बात करें तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में कई ट्रीटीज हुई थी। आप एक बार देखना, क्या नाम है, सॉल्ट हो गई, ठीक है, स्टार ट्रीटी हो गई, ठीक है, ठीक। और आपकी जो, ये मैं बता दूं आपको, 12th क्लास की जो बुक है आपकी कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, उस चैप्टर में आप देखोगे तो कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी उसकी पूरी लिस्ट है। तो ऐसे बोले एग्रीमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, बोले ऐसे ही एग्रीमेंट अभी चाहिए जो कि अभी वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में चाइना के प्रेसिडेंट एपेक की मीटिंग अटेंड करने के लिए, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इसके लिए वो पहुंच गए कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। और वहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में बोले एक ये मुद्दा भी था। पर आप देखोगे कि चाइना ना दबे हाथ दबे पांव बहुत ज़्यादा एआई पे रिलाई कर रहा है, अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। और यूएसए को ये चीज़ पता है, तो यूएस क्या कर रहा है कि कैसे भी करके चाइना को ये जो एआई का मिलिट्री यूज करने का भूत जो सवार है उसके सिर पे, उसको रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है चिप्स की, वो चाइना के लिए सप्लाई रोक रहा है यूएसए। कि बोले नई टेक्नोलॉजी और नई जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और ये बनता है, बोले इनकी सप्लाई रोको चाइना में। इससे क्या होगा कि चाइना कहीं ना कहीं रुकेगा। अब इस तरीके की एक राइवलरी इनके बीच में चल रही है, बट चाइना बड़ा स्मार्ट है, अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर डेवलप भी करता चला जा रहा है। तो ये जो एक अपने आप में इशू है कि जहां पर दो पावर्स, ठीक है, यूएस और चाइना, एआई को अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, जो कि अपने दुश्मन को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा सकती है। बोले ये सीन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो रेवोल्यूशन या न्यूक्लियर प्रोसेस जो निकल के गया है उसको उसके साथ में लिंक करने के लिए हमें मजबूर करता है। हमें उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की जाए ना, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है कि आपने बायलैटरल एग्रीमेंट ट्रीटीज की थी यूएस और यूएसएसआर ने, बट यहाँ पर चाहिए एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल मैकेनिज्म। जैसे कि अभी प्रपोजल तो आ रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो 1957 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका काम क्या है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है या न्यूक्लियर टूल्स जो हैं उनका यूज़ जो है वो सिविलियन पर्पजेस के लिए हो, कहीं पर भी उसका मिसयूज़ ना हो। बोला इसी थीम के ऊपर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड के बारे में भी बात चल रही है कि इसी तरीके से हमें एआई को रेगुलेट करने के लिए, एआई को कंट्रोल करने के लिए एआई के वॉचडॉग के तौर पे IAAI करके हमें इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर देना चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर जल्दी कंसेंसस आएगी क्या? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो उसमें तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व थे कि कहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना। यहाँ तो सारा काम दिमाग का है, यहाँ पे तो मशीनों को आप स्मार्ट बना रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर IAAI जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनने के तो देखो दूर दूर तक अभी ये चांसेस लग नहीं रहे, पर यूएस एक इनिशिएटिव ले चुका है जहां पर यूएस अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में अपनी एक ग्रुपिंग तैयार कर रहा है जिसको GPAI बोला गया है। GPAI का मतलब क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें लगभग 28 मेंबर कंट्रीज अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें यूएसए ने चाइना और रशिया के साथ में भी एग्रीमेंट्स, या फिर चाइना और रशिया को भी कंटेन करने की कोशिश की है। एग्रीमेंट तो क्या किया है, कंटेन करने की कोशिश की है। तो GPAI किसकी लीडरशिप में हो रहा है?
यूएसए की लीडरशिप में। अच्छा, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान रखना, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगले हफ्ते ही हम होस्ट कर रहे हैं जी5 की समिट को, मीटिंग को, इन 28 कंट्रीज में हम भी एक हैं। टारगेट क्या है यूएसए के लिए, थ्रेट क्या है, चाइना और रशिया मिलकर के थ्रेट बन रहे हैं, तो इनको कंटेन किया जाए। तो ऐसे में इंडिया का रोल एकदम क्लियर है, इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, यूएसए के साथ बिल्कुल डायरेक्ट एंगेज कर रहे हैं हम। तो बात ऐसी है कि हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स को ध्यान रखना होगा कि भाई हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के टाइम पर कौन कौन सी 3 बड़ी मिस्टेक्स की थी, या कौन सी 3 बड़ी चीजें हमने लर्न की जो कि हमें अभी अप्लाई करनी चाहिए एआई के इस सेगमेंट में, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स मिनिमम आए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है कि हम हमेशा निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट आइडियलिज्म पे चलते हैं। हम इस तरीके से आदर्श पे चलते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन को हमें बिल्कुल खत्म करवा देना है, और उसके चक्कर में हमने खुद ने भी कभी न्यूक्लियर वेपन प्रॉपर्ली डेवलप किए नहीं, और किए भी तो हाफ हार्टेडली किए। इसका नतीजा क्या निकला कि आज भी कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर वेपन्स में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ना तो क्लियरली इस बात के ऊपर स्टैंड कर पा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल ख़त्म कर दो, और ना ही हम न्यूक्लियर वेपन को इतना ज़्यादा हमारी तरफ से डेवलप कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो ये हाफ माइंडेड सोचे है ना कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना, उसको एक क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है, फिर आप कहते हैं ना कि आधे मन से कोई काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हमारे हो चुका है। तो पहली लेसन तो हमें ये देखनी है। तो एआई में हमें कहीं ना कहीं हाफ हार्टेडली सोचने की जरूरत नहीं है, हमें फुल फ्लेजेड क्लियरली आगे बढ़ने की जरूरत है। फर्स्ट लेसन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप अभी के टाइम पे अलायंसेस क्रिएट करो। अब जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात करें, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के टाइम पर आप छोटा सा कोल्ड वॉर पीरियड को हमें रिकॉल करना पड़ेगा। आपको पता है यूएसएसआर और यूएसए, इनके बीच में वो लड़ाई थी, और यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट और सोशलिज्म पैटर्न पे चलने वाला कंट्री, और उसी के सपोर्ट में था उस टाइम पे चाइना, अगर हम 1962 से पहले की बात करें तो उस परिस्थिति में चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए की तरफ से, चाइना क्योंकि यूएसएसआर की तरफ था माओ जेडांग की लीडरशिप में, ओके, माओ त्से-तुंग बोल दो या माओ जेडांग बोल दो, ओके, कम्युनिस्ट था वो भी, ठीक है, और कम्युनिस्ट तो आज भी है, खैर चाइना वो बात अलग है। खैर यूएसए ने इंडिया को प्रपोजल दिया, उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। एक रिटर्न लेटर आता है, ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट हैं महाराज कृष्णा राजगोत्रा, यहां से देख सकते हो महाराज कृष्णा राजगोत्रा, एम के राजगोत्रा, ठीक है। तो उनकी तरफ से, यूएसए की तरफ से एक रिटर्न लेटर आता है इंडिया में, और ये कहा जाता है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करो, हम आपका साथ देंगे। इससे क्या होगा कि कम्युनिस्ट चाइना को आप कंटेन कर सकोगे। बट उस टाइम पे हम किस में चल रहे थे, आइडियलिज्म में, हम आदर्शवाद पे चल रहे थे कि बोला हम बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे। समय था 1960s का, इसका मतलब 1960s में 61 62 नेहरू जी थे, नेहरू जी तो वैसे आदर्शवादी थे। इस चक्कर से फिर बाद में मामला हो गया ठंडे बस्ते में, डिस्कार्ड हो गया। फिर आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम में, जिसमें इंडिया को यूएसए सपोर्ट देना चाह रहा था, उसमें क्या होता है कि एक ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या था कि 1962 में चाइना ने उंगली कर दी किसके, यूएसएसआर के, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। नतीजा क्या निकल के आया, नतीजा ये निकल के आएगा कि चाइना ने अपने बॉन्ड्स जो थे यूएसएसआर के साथ वो तोड़ दिए। क्लियर। अब यूएसए को जगह मिल गई कि यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए इंडिया ने तो चलो ठीक है, हमें ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि जगह नहीं दी, हम चाइना को अप्रोच करते हैं, और चाइना को अप्रोच करके चाइना को न्यूक्लियर वेपन तैयार करवाने में हेल्प कर दी। जबकि यूएसए का ये सोचना था उस टाइम पे कि चाइना को कंटेन करने के लिए, इसमें मैं एक और ट्विस्ट बताऊंगा, आप समझना आ गया ना, चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को सपोर्ट देने के लिए लेटर आता है, ठीक है, पर इंडिया ने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी, ओके। पर एक चीज आप ध्यान रखना कि उस टाइम पर इंडिया का स्टैंड क्या था। हम इस टाइम पे, मैंने बोला ना नेहरू जी थे, आइडियल आदर्शवाद पे चल रहे थे, और भाई प्रैक्टिकल भी थे, प्रैग्मेटिज्म पे भी थे। वो कैसे कि उस टाइम पर अगर यूएसए के सपोर्ट के चक्कर में हम अगर वहां पर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम तैयार कर भी लेते, मान लो यूएसए के सपोर्ट के दम पर, तो यूएसए के पिट्ठू बन के रह जाते हैं हम। एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, जैसे चाइना है, चाइना आज इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहा है। एक मैं बताता हूं तुम्हें, अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट देख रहा था मैं, उस डिबेट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले इंडिया की इकोनॉमी इतने पीछे क्यों है चाइना से। बोले इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि इंडिया ने यूएसए जैसे कंट्रीज पे ब्लाइंडली फेद नहीं किया, इंडिया ने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी कि भैया हम हमारे दम पे आगे बढ़ेंगे।
खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है। पॉइंट अभी ये आ जाता है कि जी चाइना को कंटेन करने के लिए हमारे पास में यूएसए की तरफ से प्रपोजल आया, बट उस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजतन चाइना को कंटेन करने का जो प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था यूएसए के प्रपोजल में, वो हमारी तरफ से हो गया रिजेक्ट। फिर टारगेट ये था यूएसए का कि भाई कैसे भी करके एक न्यूक्लियर पावर अगर तैयार कर देंगे इंडिया में, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर बाद में चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री फिर सर उठा के बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोले ये सेकंड लेसन है कि उस टाइम पर अगर पार्टनरशिप होती तो एक अलग तरीके का सिनेरियो बन सकता था, बट यस, यहां पर अभी पार्टनरशिप करने में हमें डिले नहीं करना चाहिए। मैंने पूरा एंगल आपको समझाने की कोशिश की है। अभी इंडिया एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में, ध्यान रखें, इंडिया खुल के बोलता है अपनी बात, पहले भी बोलता था, आज भी बोलता है। और एक चीज ध्यान रखना, हमारे घर वाले भी हमें एक चीज बड़ी काम की सिखाते हैं कि बेटा, कहते हैं ना कि एक रोटी की जगह आधी रोटी खा लेना, पर बेइज्जती की मत खाना, तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में तो हम कर सकते हैं, तो हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के टाइम पे हमने इतनी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं दिखाई थी। फिर उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के हिसाब से देखें तो 2005 में यूएसए के साथ में हमारी एंगेजमेंट होती है, सिविल न्यूक्लियर डील। उसमें बोला हमारे पास मौका था, उस डील को हम और एक्सपेंड कर सकते थे, पर एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं की गई। और जुलाई 2005 में जो यूएसए के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हमने केवल सिविल पर्पज़, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर्पज़ या मेडिकल पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर एक्सेस की हमने बात की यूएसए से। पूरी डिटेल में हमें एग्रेसिवली बात करने की ज़रूरत थी। खैर ये मुद्दा तो हो गया एंगेजमेंट का या पार्टनरशिप का। तीसरा मुद्दा ये आता है कि हमारे लिए जो डेंजर बना रहा, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम में पीछे रहे, वो ये कि हमने टेक्नोलॉजी में हमेशा थर्ड वे अडॉप्ट किया। थर्ड वे का मतलब, भाई दो कंट्रीज के बीच में राइवलरी चल रही है, ठीक है, यूएसएसआर ले लो, पर हमने उन दोनों से टेक्नोलॉजी लेने की बजाय हमने खुद की अपनी इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पे काम करने की कोशिश की। नो डाउट उस टेक्नोलॉजी से आपको अचीवमेंट मिला, आपके इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट्स हुए, पर डिले बोलो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से एग्रेसिवली एंगेज करने की ज़रूरत थी। हम आज के टाइम पर अगर देखें तो क्या हमारी खुद की बोले कोई इंडियन फिजिक्स बन के निकल के आई क्या? ठीक है, जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंट मैनर में सेपरेटली एक्सक्लूजनरी अप्रोच के बेसिस पे हमने हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की, तो क्या हमें उसका बेनिफिट हुआ? तो इस तरीके से ये तीन इंपॉर्टेंट लेसन्स को बताया जा रहा है। पहला कि भैया एक तो हाफ हार्टेडली कोई काम मत करो, करो तो पूरा एकदम कंप्लीटली करो। दूसरा, पार्टनरशिप एंगेज करने में हमें बिल्कुल पीछा नहीं रहना चाहिए। और तीसरा, जो नई टेक्नोलॉजी है, एआई तो है ही पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेसिस पे, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें आगे आना चाहिए। फिर बताया जा रहा है एक और इंपॉर्टेंट इसी लेसन में, टेक्नोलॉजी वाले में, कि उस टाइम पर जब हम 1991 से पहले की बात करें, एलपीजी पॉलिसी से पहले की, तो बोला हम ज़्यादातर डिपेंडेंट थे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। अब हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर बड़ा साउंड है, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का हमें मौका देना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाओ, हाफ हार्टेडली काम मत करो, कंप्लीट करो, पार्टनरशिप क्रिएट करो, और जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकारों का कंपैरिजन किया जा रहा है कि बोले कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या फिर यूपीए की गवर्नमेंट हो, तो बोला एग्रीमेंट्स किए, बट वो एग्रीमेंट्स बड़े क्लियर नहीं हुए, जबकि एनडीए गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना क्लियर स्टैंड लेकर के आगे चल रही है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपनी प्रोग्रेस इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। तो ये छोटा सा गवर्नमेंट लेवल पे भी कंपैरिजन आपके सामने आ गया। तो ये एक आर्टिकल ही हम डिस्कस करने वाले थे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, इसलिए कर लिया। ठीक है, अब देखो पूरा कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कोशिश तो ये देखो, मेरा पढ़ना तो होता है, बट वो वीडियो बनाने का टाइम वो नहीं मिल पाता, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको ये पीडीएफ्स है जो भी पढ़ाई जा रही हैं, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, आप आराम से टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। ठीक है, एक एक दो आर्टिकल करते करते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में क्या होता है, स्टूडेंट्स जब नए होते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब स्टूडेंट्स नए होते हैं तो उनको लगता है कि सारा कुछ पढ़ लो। ध्यान रखो, आपको ज्ञानी बनना है कि सिलेक्शन लेना है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैं एक थोड़ा सा थंब रूल बताता हूँ आपको, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करो, फिर बाद में आप अपनी रेफरेंस बुक्स हैं उन पर ध्यान दो, प्लस आप टेस्ट सीरीज लगाते रहो, प्लस आपका जो करंट अफेयर है उसमें एडिटोरियल वाला जो पोर्शन है उसमें जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। आप कंप्लीट अगर सब कुछ तैयार करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती हैं शुरुआती तौर पर, बाद में तो खैर आपको कमांड आने लग जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना।
समझ रहे हो बात को? पर एक सेग्रीगेशन लाना न्यू स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, पता नहीं पड़ता कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो अभी फ़िलहाल जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो करो, और बाकी आजकल तो इंडियन एक्सप्रेस के वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार हो चुके हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वो उतर चुके हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं आपके साथ बना रहूँगा इसी तरीके से टॉपिक्स के साथ, और जब समय सही आएगा तो डेफिनेटली कवर करेंगे। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उनको फेस तो मुझे ही करना है, मैं कर रहा हूँ मेरे लेवल पे, बट यस आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।